तो हम लोग पिछले क्लास में न्यूटन का फर्स्ट लॉ कवर किया। क्या पढ़ा न्यूटन के फर्स्ट लॉ में? हम लोग पहले लॉ में क्या पढ़ा कि कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई बैरोनिक हुआ एक्सटर्नल फोर्स उसे उसकी हालत को बदलने पर मजबूर ना करे। हम बताए थे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम लोगों को दो चीज़ का कॉन्सेप्ट मिलता है। एक है इनर्शिया कॉन्सेप्ट और एक है फोर्स का डेफिनेशन। दो चीज़ मिलता है, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया और एक है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो वो तो पिछले क्लास में हो चुका, उससे पहले वाले क्लास में। फिर इनर्शिया का दो टाइप बताया था, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक था इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या चीज़ था? इनर्शिया एक ऐसे किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो चाहती है कि मेरी हालत जैसे वैसे, जो मोशन में रहना चाहती है, जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहती है। तो पॉज कर दीजिए, तो हम लोग न्यूटन के लॉ को कवर कर लिया। फिर आप लोगों को बताया कि उसमें दो चीज़ हम लोगों को मिला उसके फर्स्ट लॉ से। क्या क्या मिला? एक था फोर्स का डेफिनेशन और एक था इनर्शिया कॉन्सेप्ट। फोर्स तो बता दिया, फोर्स क्या चीज़ था, और फोर्स का यूनिट बता दिए, अलग अलग सिस्टम में क्या होता है, फोर्स कैसा फिजिकल क्वांटिटी है तो बता दिए। जितना बताया आपको उतना ही आता है, एग्जाम में उतना ही आता है। आगे आप लोग ख़राब नसीब नहीं पड़िएगा आप लोग। फिर इनर्शिया के बारे में क्या बताया? इनर्शिया किसी बॉडी का होम प्रॉपर्टी है जिसके मेरे पर बॉडी क्या चाहती है कि अब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में है तो मोशन में रहे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहती है, ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी कोई चीज़ अगर मोशन में है और वो मोशन में रहना चाहती है तो कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये चलती अचानक ब्रेक लगा दी तो बॉडी को ऊपर से क्या चाह रहा है? हम मोशन में रहना चाह रहे हैं। जो बॉडी मोशन में रहना चाह रही है तो क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। सबकी बात। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या? जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाह रही है। जैसे अगर एक बस रुकी हुई है, बस रुकी है तो उसे बैठेगा, मुसाफिर भी रुका हुआ है। ऐसी बस चलना शुरू करती है तो मुसाफिर पीछे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि बस के स्टार्ट होने के साथ बॉडी का निचला हिस्सा क्योंकि बस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, बस के साथ ही हरकत करें, लेकिन बॉडी को भी उनके निचले हिस्से के मुकाबले भारी है, ज़्यादा मास है उसका, तो क्या चाहता है? हम रेस्ट में तो हम रेस्ट में रहें। तो एक ही बॉडी में दो तरह की सिचुएशन, बॉडी का निचला हिस्सा चाह रहा आगे बढ़ना और ऊपर से चाह रहा है रुके रहना। तो बॉडी में एक इम्बैलेंस कंडीशन चला आता है जिसकी वजह से मुसाफिर एक तरफ मिल जाए। अगले दिन पूरा डिटेल में साफ सुनेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। आज हम लोग चलेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले क्या पढ़ा था? फोर्स पढ़ा था। फोर्स पढ़ने के बाद ही पढ़ाया था आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ। वैसे सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्म है तो बोलते हैं मोमेंट। मोमेंटम को उर्दू में बोलते हैं मियार हरकत। बुक में यही लिखा है, मोमेंटम को बोलते हैं उर्दू में मियार हरकत। और उसका अगर आपको डेफिनेशन बोला जाए क्या चीज़ है तो आप बोल सकते हैं कि किसी बॉडी का जो मोमेंटम है, किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास का और वेलोसिटी का हासिल जरा होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम लिख भी दें ऐसे करके, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब किसी बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कहलाता है वो मोमेंटम। इसका डेफिनेशन है, मुझे क्या है मोमेंटम?
आप यही बोलिएगा कि मास एंड वेलोसिटी का ये हासिल यानी कि प्रोडक्ट है। और ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल से समझाएंगे उसको। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है? डिफरेंट सिस्टम है। तो इसका यूनिट डिफरेंट सिस्टम है, आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो नोट कर लेंगे। CGS में इसका है, अभी ये बोलेंगे तब ग्राम सेंटीमीटर से कर लिख चुके हैं। स्क्वायर तो फोर्स हो जाएगा, स्क्वायर देते तो फोर्स के लिमिट हो जाएगा, तो मोमेंटम है। फिर एम केस में और भी नाम है क्या? एसआई सिस्टम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और एफ केस में इसका नाम है पाउंड, एल भी लिखते हैं पाउंड में ना, एल भी फुट पर सेकेंड। ये हम लोगों का मोमेंटम का डिफरेंट सिस्टम यूनिट है। मोमेंटम कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है डिफरेंशियल मोमेंटम का? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आप थोड़ा तो समझते हैं इसको मोमेंटम क्या है। देखो, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, कोई बॉडी मूव कर रही होती है, आपके पास मूव करके आ रही होती है, तो हम लोग जो उसको देख रहे होते हैं, उसको जो हमारे दिमाग जो हमारे वो जो कंडीशन को जो हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है, जैसे कोई चीज़ आपके पास स्पीड से आ रही है, तेज रफ्तार से आ रही है, ठीक है ना, तो आपका दिमाग वहाँ पर जो कैलकुलेट करता है वो किसी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करता है। और जो बॉडी मूव करके आ रही है, उस जो आपके दिमाग में जो बात बनती है कि चीज़ दौड़ के मेरे पास आ रही है, तो सिर्फ उसका वेलोसिटी आपके दिमाग में नहीं बनता, आपके दिमाग में उसका मोमेंटम बनता है। बोलने का अब एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए दो लोग सामने से दौड़ कर आ रहे हैं, दो लोग, मान लीजिए कोई भी दो लोग हैं। एग्जाम्पल यहाँ सुन लें, अच्छा यहाँ से नहीं सुनेंगे, चलिए सुन लें। हम लोग ये शरफुद्दीन को ले लेते हैं, शरफुद्दीन है ना, शरफुद्दीन को ले लेते हैं। और एक हम ले लेते हैं अयान को ले लेते हैं, ठीक है, अयान शरफुद्दीन। तो दो बॉडी है, मान लेते हैं शरफुद्दीन से बॉडी है, ठीक है, तो दो बॉडी है, दो चीज़ है, और दोनों मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ के आ रहे हैं। ज़्यादा बोल दिया ना, कर नहीं सकते। मान लो दोनों 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है, टक्कर। और उसके सामने ये लड़का खड़ा, क्या लग रहा है? नफीस खड़ा है। अगर दोनों दौड़ के आ रहा है, तो अगर दोनों का टारगेट है कि धक्का मारेंगे नफीस को, ठीक है, दो दौड़ के आ रहा है सेम रफ्तार से, इसका भी रफ्तार है, वही रफ्तार इसका भी, जो वेलोसिटी इसका भी, वेलोसिटी इसका भी। तो बताओ ज़्यादा इम्पैक्ट नफीस को किससे पड़ेगा? शरफुद्दीन से, अयान से? बताओ सेम है, लेकिन क्या आपके जहन में बात आई शरफुद्दीन ही क्यों होता? कुछ तो दिमाग का बात है ना, कुछ तो दिमाग का आपका कैलकुलेट किया है, आपका दिमाग कुछ तो कैलकुलेट किया है, नहीं समझ रहा है। मान लो, और क्या मिसाल दें आपको हम, मान लो हम एक, ये मेरे पास ताला है, ताला है मेरे पास, ठीक है, ये एक ताला है, इसी साइज का हम कुछ बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स, ये ताला है, ये बॉक्स, ठीक है। हम, मेरा मन करेगा कि हम ज़हरा को इससे मारें, ज़हरा को इससे मारें, अच्छा दोनों से नहीं मारेगा, तो जुल्म नहीं करेगा। हमने ज़हरा देख, हम दोनों को इधर फेंकेंगे, इसको फेंकेंगे सेम रफ्तार से, इसको फेंकेंगे सेम रफ्तार से, तुमको किसी एक से इसको मार खाना है, ना बोलने का ऑप्शन नहीं है, मार खानी हो, ना बोलने का ऑप्शन नहीं कि सर ने किसी से नहीं मारे, मारेंगे, किसी एक से मारेंगे, तो चॉइस करो किससे मारे, दोनों को सेम रफ्तार से देंगे, ताला से मारे खाएंगे, सब ताला बोला, सबको धार लेके रख रही, मतलब क्या, दोनों को आपकी तरफ सेम रफ्तार से फेंक रहे हैं, लेकिन आप पसंद क्या कर रहे बॉक्स, क्योंकि बॉक्स देख रहे हैं बड़ा था, है ना। अब यहाँ पर इन दोनों को बोले तो
आप लोगों ने शतुद्दीन लोग, हालांकि वो ये कि इस बार तो ये बड़ा है, बात सही आ रही है। तो आपका दिमाग इसका मतलब रफ्तार कैलकुलेट नहीं कर रहा, कुछ और चीज़ें जो आपका दिमाग कैलकुलेट कर रहा है। तो क्या कैलकुलेट आपका दिमाग कर रहा है, वो क्या चीज़ें जो आपका दिमाग कंसिडरेशन में ले रहा है, सोच समझ में ले रहा है, वो उसका मास, वो उसका मास और किस रफ्तार से वो आ रहा है उसका वेलोसिटी। तो जो हम लोग फील कर रहे होते हैं वो क्या होता है, मास और उसका वेलोसिटी। यानी कि हमारा दिमाग क्या कैलकुलेट कर रहा होता है, मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा है। सही बात समझ में आ रही है, पक्का बोलो। अच्छा, और एक एग्जाम्पल ले लें, मान लो एक ऑटो है, ठीक है, और मान लो एक 460 टेम्पो, ठीक है, दोनों सेम रफ्तार से आ रही है। फिर किसको खड़ा करें हम लोग, जा रहा है आसिफ को खड़ा करें। देख आसिफ, वहाँ से एक ऑटो भी आ रही है और एक 460 भी आ रहा है, दोनों सेम रफ्तार से आ रही है। तुमको उसे टक्कर खाना है, ना बोलने का ऑप्शन नहीं, टक्कर खाना है। तुम बच गए, तुम अगर तो जो गाड़ी तुम्हारा, जो बचे गाड़ी तुम्हारा, ठीक है। ऑटो भी आ रही है सेम रफ्तार से, तुम्हारा 460 भी आ रही है। आसिफ किससे टक्कर खाना पसंद करेगा, हालांकि पसंद तो कोई नहीं करेगा, लेकिन चूँकि जो ऑप्शन ही नहीं है, टक्कर खाना ही है, तो किससे खाएगा उसको, 460 से खाएगा, पक्का सच्ची बोल। माँ को देखी लड़का ऑटो से, ऑटो जाएगा क्यों, हालांकि दोनों सेम रफ्तार से आ रही है। तो उसका दिमाग, हालांकि इसको पता नहीं क्या हुआ, लेकिन समझ गया कि टेम्पो से इधर आएगा तो बचेगा उम्मीद तो नहीं, ऑटो से हाथ पर बुढ़े का बच जाएगा, ऑटो तो मेरे कम से कम मेरा हो जाएगा, टेम्पो से पक्का पता कि नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारा आपका दिमाग क्या कैलकुलेट कर रहा था, मोमेंटम। हम लोग का दिमाग जब किसी मूविंग बॉडी को देख रहा होता है तो उसका मास और उसका वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक ना। जैसे मान लिया हम लोग कभी कभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब कभी हम लोग खेल रहे होते हैं तो हम लोग जब सामने कभी कभी खड़े रहते हैं बैट, जब अगला टीम में बहुत प्रेशर रहता है कि वो रोकेगा तो कैच कर लेंगे सामने वो, है ना। तो जब कभी कभी वो बैट्समैन बहुत कस के मारता है शॉट को, तो वो बॉल आस्ते बाहर जाता है ना। जब आहिस्ता मारता है कैच के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, हालांकि बॉल तो एक ही है, मास तो वही है। यहाँ पर क्यों आप एक बार नेगलेक्ट किया और एक बार आप हाथ बढ़ा दिए, तो मास सेम था, बॉल पे की है, या रफ्तार ज़्यादा हो, तो जब तेज मारा है तो चोट तेज लगेगी। चोट लगने का मतलब क्या, चोट तेज क्यों लगेगी, उसका मोमेंटम ज़्यादा। तो जब भी किसी मूविंग बॉडी को हम देख रहे होते हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसका, हम नहीं कैलकुलेट, हमारा दिमाग कैलकुलेट कर रहा होता है। अब हम लोग तो आज मालूम है कि मोमेंटम होगा, हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड से आ रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ स्पीड कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लोग हमारा दिमाग क्या कैलकुलेट कर रहा होता है इसका मोमेंटम। जब भी कोई मूविंग बॉडी होती है तो अगर वो किसी रफ्तार से आ रही है तो उसका मास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर। दोनों सेम रफ्तार से आ रहा था नफीस को मारने के लिए, धक्का देने के लिए, तो मास तो मतलब रफ्तार दोनों सेम है, लेकिन मास मैटर करता है। क्या खाया, तो सब बोलने का मतलब ये है कि अगर दो बॉडी सेम रफ्तार से ट्रैवल कर रही है, सफ़र कर रही है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा बोलो ना, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा, मोमेंटम। या फिर इसका उल्टा अगर बोले कि दो बॉडी दोनों का मास इक्वल है, दो बॉडी दोनों का मास इक्वल है, एक बॉडी कम रफ्तार से सफ़र कर रही है, एक बॉडी ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर रही है, तब मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर रही है, क्योंकि यार मास सेम। बात समझ में आ रही है। जब वेलोसिटी सेम होगा तो मास को बुनियाद बनाएंगे, जब मास सेम होगा तो वेलोसिटी की बुनियाद बनाएंगे, लेकिन हम दोनों ही केस में कैलकुलेट क्या करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अब सुनिए, मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, तो उस बाद आपकी बॉडी में क्या चीज़, स्पीड है मोमेंटम, आप बोलिए आपकी बॉडी में स्पीड है मोमेंटम है। अगर आप पाँव चल रहे हैं, अपना बॉडी का मास लेके चल रहे हैं तो मोमेंटम हुआ, है ना, ये बात समझ में। अगर आप चल रहे हैं नॉर्मल पैदल चल रहे हैं, तो वो क्या आपके बॉडी में क्या चीज़, मोमेंटम है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझा, मोमेंटम है। तो
आप चल रहे नॉर्मल आपकी बॉडी में खास मोमेंटम है। अचानक आपको पीछे से कुत्ता दौड़ाएगा, क्या होगा? मोमेंटम घटेगा ना बढ़ेगा? हाँ जी, मोमेंटम बढ़ेगा। मोमेंटम क्यों बढ़ेगा? मोमेंटम मास तो वही है, सही बात। मोमेंटम बढ़ेगा। मोमेंटम बढ़ा तो कैसे बढ़ा? क्यों बढ़ा मोमेंटम आपका? मोमेंटम क्यों बढ़ा? क्या वो कैसे आपको दौड़ने में मजबूर किया? एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये तो मैं इसमें सारा समझाने के लिए जब किसी बॉडी का मोमेंटम में तब्दीली, इसको बोलते हैं मोमेंटम में चेंज। क्या बोलते हैं उसको? आप एक रफ्तार में चल रहे थे, आपके पास उसका मोमेंटम था, उतने ने ज़्यादा धोखा, आपकी रफ्तार बढ़ गई, मोमेंटम आपको बदल गया, उसको बोलते हैं मोमेंटम में चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ठीक, तो ये तो कैसे होगा नॉर्मल, उसका एग्जाम्पल। लेकिन नॉर्मल फिजिक्स में क्या होता है, जब किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो रहा है या चेंज दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाया है। बगैर फोर्स लगाए किसी बॉडी मोमेंटम बढ़ नहीं सकता, या मोमेंटम कम भी नहीं कर सकता। नहीं बात समझ में? अगर किसी बॉडी मोमेंटम बढ़ रहा है, आपको मोमेंटम ज़्यादा होता तो दिखाई दे रहा है, उसका इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आप बाहर से फोर्स लगाएंगे, तब आपका आप नॉर्मल चल रहे, मान अंदर कुछ नॉर्मल चल रहा है, जब आ जाएगा धक्का ही देखा तो क्या होगा? दूर फेंका जाएगा, वो आगे जाकर मतलब लंबा सफर कुछ सेकंड में तय कर लेगा, वो गिरेगा वो अलग बात है, लेकिन लंबा सफर कुछ सेकंड में तय कर लेगा। मतलब मोमेंटम क्या हो गया? कैसे बढ़ा? जब धक्का मतलब फोर्स लगाया, ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? मोमेंटम बोलते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया इसका। पहले जो मोमेंटम था, शबाग फोर्स लगाया, मोमेंटम इसका बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? क्या मान लीजिए सामने से आप अगर फुटबॉल खेलते, सामने से बॉल आ रहा है, क्यों जी के साथ, बॉल में क्या चीज़? मोमेंटम है। उसकी मोमेंटम को कम करना, पैर का फोर्स लगाइएगा, है ना? गोलकीपर है, क्या उसको बोलते हैं हैंड बॉल कर खागा ना, क्या कीजिएगा? आप अपना फोर्स लगाइएगा रोकने के लिए, ठीक है ना? क्या ख्याल? क्या मान लिया फुटबॉल खेल रहे, आप बॉल को लेके बढ़ रहे नेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, अब मालूम हो रहा है कि पीछे दो खिलाड़ी आपको पकड़ने आ रहे हैं, और गोलकीपर खड़ा गोल के पास, क्या कीजिएगा? बॉल से बढ़ रहा है, लेकिन आप मोमेंटम बढ़ा दीजिए, बॉल में अब तेज पैर मारिएगा, क्या ख्याल? तो मोमेंटम बढ़ाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है, कम करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। अगर कोई बॉडी मोमेंटम है, उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो मोमेंटम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना? बॉडी के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी के अगेंस्ट से फोर्स लगा रहे हैं। अगर बॉडी के मूविंग बॉडी के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो मोमेंटम उसका बढ़ेगा, और जहाँ कोई चीज़ जा रही है, धक्का दूसरी तरफ आ, तो क्या होगा? मोमेंटम कोई अगर आ रही है सामने से, उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा लोग क्रिकेट में करते हैं, बॉलिंग किया फास्ट, बैट लिया हल्का, उसको रोक दिया, तो क्या किया? ये 2 मिनट मोमेंटम उसका स्लो कर दिया, अच्छा ही ना जी? तो बोलने का मतलब हम बताने चाह रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम चेंज का मतलब समझ, चेंज मोमेंटम किसको बोला? मोमेंटम कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है? अगर किसी बॉडी के मूविंग बॉडी के डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाइएगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है वहाँ फोर्स लगाइएगा, तो बोलेंगे मोमेंटम में इजाफा होगा। और अगर मूविंग बॉडी के अगेंस्ट हो, बॉडी वहाँ से मूव करते वाली, आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, उसका रफ्तार कम होगा, रफ्तार कम होने वाला मोमेंटम कम होगा, ठीक है ना? अच्छा मान लो कोई बॉडी रुकी हुई, जैसे मान लो हम रुके हो, मेरा बॉडी मोमेंटम था नहीं, समझे मेरे को? अच्छा मान लीजिए चेयर मोमेंटम है नहीं, मोमेंटम का मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी। इससे वेलोसिटी है, फिर इसने जगह बदला अपना वक्त के साथ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वक्त के साथ, तो वही तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी
जीरो। जीरो से किसी को जरब करेंगे, किसी को जीरो, मतलब मोमेंटम, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोमेंटम या बैठ के आगे मोमेंटम, मोमेंटम किस में होगा, हरकत करना। आप समझ मोमेंटम किस में होगा, इसलिए मिसाल भी क्या दी कुत्ता वाला, पहले पुलिस वाले आपको दौड़ाया चलाया पहले, उसके बाद दौड़ाया, है ना। मतलब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम रेस्ट वाली बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो होता है। ठीक है, तो मोमेंटम समझ गया और चेंज ऑफ मोमेंटम समझ गए। मोमेंटम में तो क्या चीज़ कंसीडर करते हैं, बॉडी का मास और वेलोसिटी भी करते हैं, मास और वेलोसिटी दोनों को करते हैं। तो बॉडी मूव करके आकर अगर आ रही है तो हम सिर्फ उसका वेलोसिटी नहीं चेक करते, हम लोग समझते हैं वही उसका स्पीड देख रहे हैं। ये हमारा दिमाग क्या कैलकुलेट कर लेता है, हमारा दिमाग उसके मास को यानी कि उसके मोमेंटम को कैलकुलेट करता है। जो आप पढ़, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, दिमाग में पहले से फिट होता है। जो मोमेंटम पढ़ रहे हैं, दिमाग इस बात को पहले से पहचानता है। दिमाग का सबसे पहले स्टोर है, पता आपको, जो चीज़ साइंस हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जैसे कुछ बात वो समझा रहे हैं, आपको बात समझ, हाँ ऐसा होता है, ऐसे क्यों लगता है, ऐसा इसलिए कि आपके दिमाग में पहले चीज़ स्टोर है पहले से। अल्लाह ताला के दिमाग में वो बंद देकर भेजे, उसको खुरुच के निकालना पड़ता है। अगर कोई चीज़ अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ सही है, इसका मतलब दिमाग में पहले से वो स्टोर है। तो बाद दिमाग अगर नहीं ले रहा, इसका मतलब ये बात दिमाग में, दिमाग की बात नहीं है और समझ में आ रही, मतलब दिमाग आपका आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। जो अंदर में वो पेटी में जो बंद है ताला के अंदर, सबके अंदर में, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। बात समझ में आ रही है। और इससे पहले मोमेंटम तो आप जानते ही नहीं, लेकिन एक मूविंग बॉडी को देख रहे थे आपको लग रहा था ये इसकी रफ्तार है, लेकिन उसका मास भी उसमें कैलकुलेट हमारा दिमाग कर रहा था, ये हम लोगों को पता नहीं मालूम है। तो मोमेंटम समझ किसको बोलते हैं, मोमेंटम का चेंज समझे किसको बोलते हैं, चेंज किसको बोलते हैं मोमेंटम का। अच्छा, जब किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा तो उसका क्या चेंज होता है, मास चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। मास चेंज होगा नहीं, ऐसा हुआ कि हमारे सब दिन चल रहा है तो वो दौड़ना शुरू करेगा, मास कम हो जाएगा इसका, मास बढ़ जाएगा, मोमेंटम बढ़ गया तो मास बढ़ गया इसका। एक खास बॉडी मास, बॉडी का मास आपका अचानक बढ़ नहीं सकता, बात समझ में आ रहा है। अलग बात है 5 साल बाद मोटा और बढ़ता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि उसको बता दें, सब लिखे नहीं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि मास और वेलोसिटी दोनों मिलकर बनता है आपका। अब इससे पहले वाले क्लास में, सब 2 क्लास पहले वाले में एक टर्म बताया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। किसको किससे इंडिकेट किया था, जूम को इंडिकेट किया था इनिशियल वेलोसिटी से, लिखो मतलब, और वी के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया था, फाइनल वेलोसिटी के लिए। और एक जो लिखा है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है, v माइनस यू बाई टी। क्या नाम था उसका, एक्सीलरेशन। क्या नाम था, यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखा है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, उसको या तो बोलते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, अब मान लीजिए किसी बॉडी का मास m है, ठीक है, मैं किसी का मान लेता मास है और वो चल रहा है u रफ्तार से, वो चल रहा है u रफ्तार से, ठीक है, u उसका रफ्तार है, u मतलब उसका इनिशियल, बोलो ना, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा तब, बोलो, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू होगा, उनको लिखा है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। अब किसी मैंने सवाल को धक्का दे दिया, सवाल इसको धक्का दिया तो रफ्तार, मास बढ़ जाएगा, इसका रफ्तार बढ़ेगा, मास तो वही रहेगा। चलो, अब मास तो वही रहा उसका, वेलोसिटी इसका चेंज होगा, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। तो उसका हम बोलेंगे फाइनल फाइनल मोमेंटम। वो क्या होगा, नाम होगा m v।
एम बी होगा, होगा ना। ये इनिशियल मोमेंटम फाइव लिखा नहीं है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। आराम से सोच समझ के बताओ, बड़ा कौन है, ये नहीं ज़्यादा कौन है, ज़्यादा बड़ा होगा, ये आपका कम होगा। अगर आपको हम बोले बता मोमेंटम में तब्दीली कितने इसका हुआ, तो कैसे मालूम करेंगे, माइनस करेंगे, ये बात समझ। अगर आपसे बोले इसके मोमेंटम में तब्दीली कितना, मोमेंटम में तब्दीली कितना, तो क्या करते हैं, ज़्यादा से कम माइनस कर देंगे, मतलब कम। कैसे बोले कि फाइनल से माइनस कर देंगे इनिशियल, फाइनल कौन एम बी और इनिशियल कौन एम यू। कभी आप बोल सकते हैं बात, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, बोलो चेंज इन चेंज मतलब कितना बड़ा, माइनस करके मालूम करेंगे। और जब भी माइनस कीजिएगा मैथ में या फिजिक्स में तो हमेशा ज़्यादा माइनस कम। तो पहले कौन आएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका हुआ चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, इस मोमेंटम के बदलने में कुछ वक्त लगा होगा, सेकंड तो टाइम तो गुजरा होगा, और टाइम तो शुरू से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, सबकी बॉडी अपनी जगह बदल रही होती है टाइम के साथ। तो मोमेंटम में अगर यहाँ से धक्का खा के वहाँ तक गया, यहाँ से मैं कुछ वक्त तो खर्चा हुआ होगा, नहीं हुआ, कभी का वक्त कहाँ चला गया, टाइम तो कभी रुकी नहीं है, टाइम तो आपके साथ चल रही है हमेशा पैरेलल, ये बात सही बात है। तो यहाँ इस मोमेंटम से इस मोमेंटम में आने में टाइम खर्चा हुआ होगा, ठीक है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंटम का चेंज कितना होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, इस तरह वहाँ निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला था हम लोग, देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला था हम लोग। यहाँ क्या होगा, एम बी माइनस एम यू डिवाइड बाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा आपको, अजी कितना हो जाए, बी माइनस यू, ठीक। ये था इनिशियल मोमेंटम, ये था फाइनल मोमेंटम, ये है चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आज समझ आ रही है, इसको पहचानते हैं, बी माइनस यू बाई टी बराबर क्या होता है, क्या होता है, बी माइनस यू बाई टी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से देखिए, कितना हो गया वाला, एम इंटू एम एफ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या गिनती का, एम एफ। हर स्टेप को दिखा दिया, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, स्टेप चेंज ऑफ मोमेंटम फिर किसको बोलते हैं, ये बताया। टाइम के साथ अगर चेंज अगर हम लोग मेजर करेंगे क्या कहलाएगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर यहाँ से तो कॉमन लिया तो आया v माइनस यू बाई टी, जिसके बारे में जानते हैं क्या होता है, ये कहाँ पढ़ा हम लोग, इससे पहले वाले 2 क्लास पहले पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब मास और एक्सेलरेशन दोनों को जनरल कर दें तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक। मासिव मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का मासिव, ठीक। ये मोमेंटम समझ गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझ गए। अब आइए सेकेंड लॉ पढ़ाएंगे तो बोलना पड़ा, ठीक है। अब सेकेंड लॉ सुनिए, सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ में ये बोला, किसी भी मूविंग बॉडी में जो मोमेंटम चेंज होगा, चेंज मोमेंटम होगा, वो उसके ऊपर लगाया गया फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, फिर सुन लीजिए, किसी मूविंग बॉडी में या किसी बॉडी में जब कोई फोर्स लगाया जाएगा, इसके बॉडी मोमेंटम चेंज कैसे आया, बोलो फोर्स लगाया। जब किसी बॉडी के मोमेंटम में जब फोर्स लगाया जाएगा, किसी बॉडी में जब फोर्स लगाया जाएगा तो उस बॉडी का मास भी होगा, और मास चूँकि अपना है, जब सब फोर्स लगाया जाएगा तो बॉडी में हरकत भी आएगी,
तो बॉडी फाइनली क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। जब किसी बॉडी में फोर्स लगाया गया तो उस बॉडी के मोमेंटम में कुछ तब्दीली आएगी, मोमेंटम में चेंज होगा। तो उस मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो उसके ऊपर लगाया गया फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा बॉडी में उतना ज़्यादा मोमेंटम पैदा होगा। अगर नफीस को धक्का लगाए हल्का सा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, लेकिन आगे झटका जोर से मार दिया तो क्या होगा, और दूर का फेंकाएगा ये। नहीं बात समझ आ रही है? ठीक, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो मोमेंटम का जो तब्दीली का चेंज है तो ज़्यादा होगा ना कम हो, कम फोर्स लगाएगा तो कम चेंज होगा। तो मोमेंटम का जो रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज क्यों बोल रहे, क्योंकि मोमेंटम चेंज होने में टाइम तो खर्चा होगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा फोर्स लगाने से, वो फोर्स जितना लगाएंगे उसके मोमेंटम के रेट में उतना ज़्यादा तब्दीली आएगी वक्त के साथ। और कम फोर्स लगाएंगे तो कम तब्दीली आएगी इस मोमेंटम में। इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर इस भाषा में क्या बोलते हैं कि जितना फोर्स लगाया गया वो फोर्स और जितना मोमेंटम में तब्दीली आया, दोनों के बीच में कौन रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जितना फोर्स लगेगा उतना ही मोमेंटम में तब्दीली आएगी वक्त के साथ, जितना कम फोर्स लगेगा उतना ही मोमेंटम में कम तब्दीली आएगी। मामूली बात है ना, आसान बात तो है, नहीं बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल बात है। और क्या बताया न्यूटन इस टफनेस लॉ में, उसे यही बताया कि जो बॉडी जो मूव करेगी वो उसी सिम हरकत करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई। फिर से बोल, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती, किसी बॉडी पर लगाई जाती है तो उस बॉडी के मोमेंटम के रेट में जो तब्दीली आती है, मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो उसके ऊपर लगाए गए फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में हरकत करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। देखिए यही तो होता है, अगर ये फोर्स धक्का लगाएगा इस तरफ से तो ये मूव कहाँ करेगा, फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा। तो धक्का यहाँ से मारेगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी तो मोमेंटम में चेंज होगा, जो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। ये बात तो बोल ही रहा है, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थोड़ा करके बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी बॉडी का उसके ऊपर लगाए गए फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम पैदा होगा वक्त के साथ, कम फोर्स लगाएंगे उतना ही कम मोमेंटम पैदा होगा वक्त के साथ। और एक खास बात क्या है कि वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई है उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स, ये न्यूटन का सेकंड, ठीक। अब वो यहाँ पर जो डालने पहले आपको फिर बता रहा हूँ उसकी। तो न्यूटन सेकंड लॉ में इतना ही कुछ था कि फिर से रिपीट कर दे रहे। सेकंड लॉ का पूरा खुलासा बात ये है कि किसी बॉडी के में जो मोमेंटम के रेट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या होगा, तो मोमेंटम में तब्दीली टाइम के साथ। जब भी रेट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या समझ जाएंगे, टाइम के साथ। तो जब भी मोमेंटम के रेट में, यानी कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तो उसमें जो मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज का होगा वो फोर्स, उसके ऊपर लगाया गया फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बोले इसका क्लियर करो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का माने क्या होता है, तब क्या बोलिएगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में तब्दीली तो ज़्यादा आएगी वक्त के साथ, कम फोर्स लगाएंगे तो वक्त के साथ कम मोमेंटम में तब्दीली आएगी। और अभी क्या बताया इसका कि बॉडी उसी डायरेक्शन में हरकत करेगी, मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है। लेकिन बुक में भी लिखा हुआ है डेफिनेशन, आपको आसान, अगर मेरा भाई लग रहा है तो बुक वाला भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से हम लोग क्या मिला, सेकेंड लॉ से क्या मिला, मोमेंटम का आइडिया मिला मोमेंटम का। और यहाँ पर जो हम लोग एमएफ निकाले, क्या एमएफ जो एमएफ है, एमएफ ये फोर्स का फॉर्मूला है, जो फोर्स का फॉर्मूला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों को फोर्स का मेजरमेंट मिला, फोर्स को नापा हम लोग को। यहाँ से क्या बोलिएगा हम लोगों को कि सेकेंड लॉ से क्या मिला, सेकेंड लॉ से हम लोगों को मिला मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ फोर्स क्या, और क्या मिला, और एक खिड़की लगा दी, और क्या मिला, आइडिया ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मतलब हम लोग को यहाँ से क्या मिला, फोर्स का मेजरमेंट, और क्या मिला हम लोगों को, आइडिया ऑफ मोमेंटम। यानी कि हम लोगों को पहले लॉ से क्या मिला था, फोर्स का डेफिनेशन मिला, यहाँ से क्या मिला, फोर्स का पैमाइश, फोर्स का मिला मेजरमेंट। बात समझ में आ रही है पक्का। और क्या मिला हम लोग को, मोमेंटम का, मोमेंटम का आइडिया मिला। कौन से लॉ से क्या चीज़ मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। हम ऐसे होल पढ़ा देते हैं, कोई बुक खोलिएगा आपको यही सारा क्वेश्चन मिलेगा, कोई बुक आपके बुक का वो चेक के दिखाई नहीं, कोई भी बुक खोलिएगा जो हम पढ़ा रहे वही क्वेश्चन मिलेगा आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। पर फिर रेडी है सवाल को, हर सवाल का अलग जवाब रेडी है। अगर आप सवाल समझ रहे हैं तो, अगर आप कॉन्सेप्ट आइडिया समझ रहे हैं तो आप यहाँ आप 4-5 सवाल का जवाब लेकर याद कीजिए, दे सकते होंगे। अगर आप रट रहे हैं तो आपको हर सवाल का अलग अलग जवाब, जब हम सवाल जो रट रहे होते हैं तो रटने में प्रॉब्लम क्या होता है, सवाल भी याद करना पड़ता है, ये सवाल आएगा तो जवाब, ठीक है ना। समझा मैंने को सवाल कहीं से भी आए, जवाब तो अभी देगा। तो और रटने में एक प्रॉब्लम ये भी कि जो सवाल जो बुक में लिखा हुआ है, क्या सवाल हमेशा वो सेम आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सवाल तो किसी तरह से भी आ सकता है, जवाब इसी के अंदर से रहे। इसे चैप्टर को समझने में दिमाग आना चाहिए, बल्कि उसके कि सवाल याद करने। जब चैप्टर समझ लिया जाएगा, ये सवाल आपका आसानी से, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको भी लगा पूरा बड़ा तो नीचे का लगा। आंसर खोल देगा, भाई कल ठीक है छोड़ भाई बोलता है, हम काम कितने बच्चे रोक रहा है, हो गया। देखो चीनी नहीं है इसमें, चली गई ना। अब आओ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो अब एक टर्म समझा रहे हैं आपको, मास इज द मेजर, यहाँ पर एक छूट गए थे, मेजर ऑफ इनर्शिया, ये की स्टेटमेंट है, इसको हम समझाइए। और एक ये मास the intrinsic property, इसको लिख लेना है पूरा समझा। ये दो स्टेटमेंट एग्जाम में उसको एक्सप्लेन करने आता है, एक्सप्लेन करो, पॉज कर लीजिए, उधर में डिस्कस करते रहिए। तो बात देखो, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया और मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। दोनों का डेफिनेशन, दोनों का जो आंसर होता है, मतलब ये एक स्टेटमेंट होता है, इसको बुलाते हैं कि आप इसको समझाइए। ये सवाल बोल के नहीं होता है, ये स्टेटमेंट होता है कि बोला था उसका आप अपने कॉन्सेप्ट के जरिए, अपने आइडिया के जरिए इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। पहले बता रहे हैं हम, पहले इसको बोल रहे थे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या बताया हम, जो बॉडी रेस्ट में रहना चाहिए, जो मोशन में हो मोशन में रहना चाहिए।
अगर आप किसी बॉडी के अंदर मोशन लाना चाह रहे हैं या कोई बॉडी रेस्ट में उसको मोशन में लाना चाह रहे हैं, या अगर बॉडी मोशन में उसको ही या कोई बॉडी मोशन में उसको आप रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, या जो रेस्ट में उसको आप मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो क्या चीज़ सबसे पहले आपके जहन में आता है उस बॉडी को देखकर? जैसे ये एक शोकेस है, ये एक डेस्क है, ठीक है, ये एक चेयर है। तो अगर कोई रेस्ट में या फिर अगर मोशन में, रेस्ट को अगर मोशन में लाना है, अगर मोशन से अगर रेस्ट में लाना है, तो क्या चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करती है सबसे पहले? बोलो, वो चीज़ है, बोलो बोल रहे हो? और कैसे मालूम होता कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? वो क्या चीज़ इस बात का मसला है? मास। मास ना, मास से किसी बॉडी का मास देख करके ही आप उसके इनर्शिया का आइडिया लगा सकते हैं कि हमसे हटेगा कि नहीं हटेगा। क्या ख्याल है? एक बड़ा अलमीरा है घर में, तो उसको अकेले लगाने की कोशिश करेगा तो शरीर का मास का बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर इनर्शिया चेंज कर रहे, मतलब उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इनर्शिया ऑफ मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। ठीक है ना? अब मान लो इस टूल उठा के यहाँ से वहाँ ले आना, 5 आदमी का वेट करेगा, 5 आदमी आएगा तो उठाएगा एक एक टूल को, नहीं ना? तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो क्या चीज़ मालूम होता कि वो आपसे हो जाएगा और आपसे नहीं होगा? वो मास देता मालूम। मतलब किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसके इनर्शिया को बदलने में फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और अगर मास कम है तो उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन को चेंज करने में फोर्स भी कम लगेगा। इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इनर्शिया असल में डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? मास पे। मास कैसे बोलते हैं? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना बड़ा मास रहेगा उतना ज़्यादा, पर जितना ज़्यादा भारी पत्थर, चट्टान, पत्थर है उतना ढीठ है, मतलब वो अपना हालत बदलना नहीं चाह रहा। और छोटा सा पत्थर रहेगा तो पैसे उड़ाते लेके चला जाएगा, ठीक ना? और मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या हो रहा है ये समझिए। पहला वाला ये भी उसी से ही मिलता जुलता है। मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, मतलब किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, या उसकी बॉडी मोमेंटम अगर आ रही है, या उसकी बॉडी में हरकत हो रही है, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में मास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, मान लो 2 इक्वल बॉडी है, 2 इक्वल तरह का, मान लो कुछ भी साइज, कुछ भी बॉडी ले लिया मास, या दोनों मान लो ये दोनों शीशी तो ये दोनों मान लो खाली शीशी है, दोनों शीशी एक ही है, मास एक ही है, मास एक ही है। तो अगर हम इस मोमेंटम क्रिएट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और हम अगर दोनों बराबर फोर्स लगाएं तो मोमेंटम ज़्यादा किसमें होगा? किसी में दोनों बराबर होगा, बात समझ वाली दो। लेकिन अगर हम ये ले लें और ये अपना मोबाइल ले लें, अब इसको फेंकें, ज़्यादा मोमेंटम किसमें होगा? क्योंकि दोनों को सेम रफ्तार से कर फेंकें, सेम रफ्तार से, ज़्यादा मोमेंटम किसमें होगा? रफ्तार तो सेम है, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा किसके बिना पर सोच रहे हो? मास को। तो मास ही डिसाइड करता है क्या मोमेंटम ज़्यादा होगा या कम होगा। अच्छा, अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, अगर उस बॉडी के अगर आपको उस बॉडी के एक्सेलरेशन को चेंज करना, उसकी रफ्तार को बढ़ाना टाइम के साथ, ठीक है, तो कैसे करेंगे? फोर्स की मदद से करेंगे। जितना ज़्यादा फोर्स देंगे तो उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, कम फोर्स देंगे तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसका मास। जितना ज़्यादा मास रहेगा एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, कम पैदा होगा। एक्सेलरेशन बोले, मोमेंटम नहीं बोले। कोई बॉडी का अगर मास ज़्यादा है, उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, कम पैदा होगा। जितना ज़्यादा मास रहेगा उसके अंदर हरकत लाना उतना ही ज़्यादा मेहनत का बात है, या जितना ज़्यादा मास रहेगा उस अगर वो हरकत में तो उसको रेस्ट में लाना ज़्यादा मुश्किल बात है, ठीक ना? तो वही हम क्या बोल रहे हैं कि मास होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, मतलब कि मास किसी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास के बिना पर मालूम हो पाता है कि किसी बॉडी में हम ज़्यादा एक्सरसाइज दे पाएंगे या कम दे पाएंगे, एक खास फोर्स लगाने में। याद रहेगा, ये था मास इज द इंट्रिंसिक बॉडी। अब आखिरी एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आखिरी लोग बता रहे बैठे बैठे हो जाएगा। न्यूटन्स
न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक और चली गई थी, खत्म नहीं होगी, और चलेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, एक लाइन भी नहीं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलती है कि हर, जो तारीफ उसका ये है कि हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द-ए-अमल, हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होता है। एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। उर्दू बड़े समझ में नहीं आती, तो सर इंग्लिश टर्म लेने से बात समझ में आती है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होता है। मतलब क्या? अगर आप तुम एग्जाम्पल दें, अगर आपको कोई मारा है और आपको चोट लगी है, चोट लगती है मार खाने से, जैसे आप छड़ी से मारते हैं ना, चोट लगती है इससे, तो छड़ी में क्या देते हैं? फोर्स देते हैं, ठीक है, और साथ में सिर्फ फोर्स नहीं होता, इसका मास भी होता है, मतलब मोमेंटम। आपका हाथ क्या बेयर करता है? तो छड़ी का मोमेंटम बेयर करता है, ठीक है ना। आपको चोट लगती है, कैसे चोट लगी आपको? चोट को मार खाने से लगती है, क्योंकि मार के एक तरह का फोर्स है, ये मार गया है, एक तरह का फोर्स ही तो है, मार के दिखाए, एक तरह का फोर्स है ये। तो जब फोर्स आपके बॉडी में लगती है तो आपको क्या होता है? आराम लगता है, चोट लगती है? बोलो। वो ऐसा है जिसको लगता है नहीं, फोर्स लगने के बाद हमको नहीं कुछ लगता है, तो ताला फेंक के दिखा रहा सबको उसका है जी। तो मेरी बात सही आ रही है, जब आपके बॉडी में कोई फोर्स आकर टकराती है, किसी भी तरह से आए, बॉल की शक्ल में आए, पत्थर की शक्ल में आए, ताले की शक्ल में आए, तमाचे की शक्ल में आए, छड़ी की शक्ल में आए, भूसा की शक्ल में आए, तो आपको तो दर्द के राज होता है। तो मतलब बॉडी में फोर्स आपके बॉडी में लगती है, ठीक। पक्का दो, अभी दीवार में घुसा मारे आप, दीवार में घुसा, अब कस के मारो, मारो मारो मारो, चोट किसको लगा? जी, आपको चोट लगी, आपको चोट लगेगी, तो आपको चोट लगने का मतलब क्या है? जब आपको अभी बोला ना, जब आपको चोट लगने का मतलब कोई आपको मार रहा होगा, कोई आपके ऊपर फोर्स लगा, तो अभी आप दीवार में मारे हैं तो आपको चोट लगी, इसका मतलब आपको मारा है जी, तभी चोट लगी। तो चोट कैसे लगेगा? चोट तो फोर्स से लगती है ना, तो आपको इसका मतलब आपको चोट लगी, दीवार ने आपको मारा, दीवार ही मारता है, हाँ दीवार भी मारता है। यही लॉ का मतलब है, हर एक्शन का बराबर और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होगा। आप जितना डाइन फोर्स से आप उस दीवार को आप पुश किए मारे, मान लिया आपने 100 डाइन फोर्स लगाया, डाइन तो यूनिट है फोर्स का ना, आप 100 डाइन फोर्स लगा दीवार में धम से मारे, तो दीवार उसको बर्दाश्त नहीं करता है, एकदम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा। आप 100 डाइन दिए, थोड़ा आपको वापस दे दिया, नहीं बात समझ, तभी चोट लगी ना भाई। ये है एग्जाम्पल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर आप दीवार में फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा। बैठे बैठे आपकी कमर दर्द करता हो, आप बैठे आपका बॉडी में जमीन में फोर्स लग रहा, जमीनी फोर्स मतलब क्या हुआ? आप फोर्स लगाए, दीवार के बढ़ाए, दीवार भी दे रहा है, जमीन भी दे रहा है, आप समझ में आ रही है? तो हर एक्शन का बराबर एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इससे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप याद करके रख लीजिएगा कि बंदूक से गोली फायरिंग की जाती है, हम लोग कभी किया नहीं है, किसी को करता तो किया, ठीक है, कुछ बताएं जैसे बंदूक जब चलाई जाती है, बंदूक से गोली फायरिंग की जाती है, जो लोग किए होंगे वो उनका अपना एक्सपीरियंस होगा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो बंदूक जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक चलाने वाला एक झटका महसूस करता है, पीछे के झटका उसको लगता है, और जो आर्मी लोग जो गन लेके रहता है, अगर वो गन अगर हम आप चलाएंगे अपने कंधे में रख करके, तो जितना दूर एक घुटी जाएगा उससे ज़्यादा दूर हम आप जाएंगे, हमारा तो कंधा टूट जाएगा।
अगर वो गन पकड़ने का सोचेगा मैं एक गोली चला ले, एक के 47 या जो बड़ा गन होता है आर्मी लोग यूज़ करता है, तो हमारा कंडक्ट इजी टूट जाता है। क्योंकि हमारा मतलब अगर हम जिस फोर्स से बंदूक की स्प्रिंग, बंदूक के बुलेट पे फोर्स लगा रही चिप तो बुलेट भी बोलती नहीं हम तो जा रहे हैं, निकल ले, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो क्या करती है बंदूक अंदर ही उन्हीं स्टेप पे बंदूक की नदी के उसको भी कस के फोर्स वो लगाती है। जो हेडर कौन महसूस करता है, उसको चलाने वाला, उसको बोलते हैं। और भी इसकी बहुत सारी मिसाल है, आज रहने देते हैं, इसके बारे में डिस्कस करके अगर ये पता खत्म हो जाए। ठीक है, आज रहने देते हैं। ये क्या है बात रहा, थर्ड लॉ में क्या रहा कि हर अमल का बराबर एंड मुखालिफ एंड भी और बराबर मुखालिफ होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये वाला आपको याद करके यहाँ तक आना है। ये मल्टीपल एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए, जी जो बोला भी बुक में होगा। अगले दिन हम सुनेंगे, ज़्यादा पढ़ाने को है नहीं, कौन घंटा में खत्म हो जाएगा चैप्टर, तब पहले सुनेंगे फिर हम पढ़ाएंगे। और जो होगा बाहर